C116। अगले दिन भोर होते ही बेली होमजून गुफा से निकल गया। एक रात साधना करने के बाद कल का भयानक दर्द कुछ हद तक कम हो गया था। हालांकि अभी भी थोड़ा दर्द था, लेकिन वह इसे आसानी से सहन कर सकती थी। 7 रत्नों की गोली लेने के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। ये शक्ति उसे साधना से प्राप्त हुई थी। बेली होमजून ने चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई, लेकिन उसे दिबेचेन और हेइंगू का कोई सुराग नहीं मिला। उसने आगे खोजबीन न करते हुए झरने के नीचे साधना जारी रखी। इस समय उसे हर पल का सदुपयोग करना था। शिकार भोज में अच्छा स्थान पाने के लिए उसे जल्द से जल्द सफलता हासिल करनी थी। शाही शिकार भोज में अच्छा प्रदर्शन करना इतना महत्वपूर्ण होने के 2 कारण थे। पहला, कचरा होने के खिताब को मिटाना, और दूसरा, क्योंकि पुरस्कार बहुत ही समृद्ध थे। शाही शिकार भोज के पुरस्कार संयोगवश वही चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। बेशक वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी। कल के अनुभव के चलते बेली होमजून अभ्यास के दौरान चट्टान पर टिकी रहने में कामयाब रही। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर फिर से लहरों में बह गया। भले ही यह कुछ ही सेकंड का समय था, लेकिन बेली होमजून का दिल बहुत संतुष्ट था। जब तक प्रगति होती रहेगी, शरीर को पूरी तरह से प्रशिक्षित करना अपरिहार्य था। समय पलक झपकते ही बीत गया। बेली होमजून प्रतिदिन अभ्यास करती रहती थी, केवल तभी रुकती थी जब उसका शरीर थकान से चूर होकर गिरने की कगार पर होता था। हर रात वह 7 रत्नों की गोली लेती और भोर तक साधना करती रहती थी। इस तरह के लगभग आत्मपीड़नकारी प्रशिक्षण के तहत बेली होमजून की प्रगति अत्यंत तीव्र थी। उनकी विलक्षण साधना पद्धति के साथ साथ उनकी साधना की गति इतनी तेज थी कि दिबेचेन भी दंग रह गए। 7 ट्राचर्स पिल की मदद के बावजूद भी बेली होमजून की ताकत में इतनी तेजी से सुधार होना बिल्कुल असंभव था। हेइंगू हमेशा बेली होमजून का सम्मान करता था और उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। उसने पहले सोचा था कि बेली होमजून सिर्फ एक दिन ही टिक पाएंगे। हर दिन उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बेली होमजून सचमुच हर दिन ऐसा करेगी और हर बार पिछली बार से ज्यादा देर तक चट्टान पर ठहरेगी। ऐसा लग रहा था मानो उसे दर्द या निराशा का एहसास ही न हो। अगर उसे बेली होमजून जैसी इच्छाशक्ति भी मिल जाए, तो वह निश्चित रूप से सफलता की राह पर आगे बढ़ेगा और अपनी ताकत को एक बार फिर बढ़ा लेगा। दिबेचेन और हेइंगू दोनों हर रोज शिकार करने जाते थे और हमेशा अलग-अलग राक्षसी जानवरों को भूनकर खाने की तरह वापस लाते थे। हेइंगू की बारबेक्यू बनाने की कला अप्रत्याशित रूप से अच्छी थी, इसलिए बेली होमजून को हर दिन अच्छा भोजन मिल पाता था। इसके अलावा राक्षसी जानवर का मांस मोटा और जीवन से भरपूर था, जिससे उसे अपनी ताकत वापस पाने में बहुत मदद मिली। हालांकि बेली होमजून को यह नहीं पता था कि दिबेचेन उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, फिर भी वह दिबेचेन के प्रति बहुत कृतज्ञ थी। बेशक यह आदमी भी स्वाभाविक रूप से गरीब नहीं था। अंततः शाही परिवार का शिकार भोज शुरू होने ही वाला था। बेली होमजून और तीनों लोग अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। अपनी साधना के दौरान बेली होमजून अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। हालांकि उसका शरीर पहले की तरह ही पतला था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। उसकी मांसपेशियां और भी अधिक सुगठित थीं और उसकी त्वचा भी मजबूत और चमकदार थी। इतने सारे राक्षसी जीवों को खाने के बाद 10 साल के कुपोषण और दुर्व्यवहार से उसके शरीर में काफी सुधार आया था। उसका पूरा शरीर रत्नों की तरह चमक रहा था और उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। दोपहर में बेली होमजून और दिबेचेन राजकुमार के महल में लौट आए। जंगल में 10 दिनों से अधिक समय बिताने के बाद राजकुमार के महल में वापस आने पर एक अवर्णनीय रूप से परिचित अनुभूति हुई। लेकिन ये परिवार ली युयुई के चेहरे पर मौजूद तिलों को लेकर लगातार घबराया हुआ था। बेली होमजून की हालत में सुधार की धीमी गति को देखते हुए उन्होंने अन्य डॉक्टरों की तलाश की, लेकिन परिणाम वही रहा। C117। प्रभु, शाही शिकार भोज कल से शुरू हो रहा है। युई को उसमें भाग लेना है, लेकिन वह इस हालत में युवराज से मिलने कैसे जा सकती है? झाओ वेंकियांग लगातार चिंतित थे। अब तक प्रधानमंत्री भवन ने सभी सूचनाओं को बाहर लीक होने से पूरी तरह रोक रखा था, लेकिन कल से इसे छिपाना असंभव हो जाएगा। ली चेंकियांग का चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। कल शाही परिवार का शिकार भोज शुरू होगा, इसलिए बेली होमजून को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि बेली होमजून इसमें शामिल नहीं होना चाहती? ये कैसे संभव नहीं है? झाओ वेंकियांग ने आंख भरी। बेली होमजून का शरीर तो बिल्कुल बेकार है, इसलिए शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। राजकुमार चेन के दोनों पैर लंगड़े हैं, तो वह इसमें भाग कैसे ले सकता है? झाओ वेंकियांग की बातें सुनकर ली चेंकियांग का चेहरा बेहद बिगड़ गया। अगर यह बात सच है, तो हम बस यही कह सकते हैं कि युई की तबीयत ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बारे में महामहिम सम्राट या युवराज को नहीं बताना चाहिए। हालांकि मैंने शिकार प्रतियोगिता की तैयारी में बहुत समय बिताया। ली युई अनिच्छुक थी। शाही परिवार का शिकार भोज और प्रतियोगिता हर 2 साल में एक बार ही होती है। शिकार प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए उसने अमरता की गोली तक खाई थी, लेकिन अब वह इस बहुप्रतीक्षित अवसर को हाथ से जाने दे रही थी। कहीं आप सचमुच चाहते तो क्या था कि युवराज आपको इस हालत में देखें? ली चेंकियांग की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वह ली युई को फीनिक्स की तरह पुनर्जीवित करने के अवसर का वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब अंतिम प्रयास में चूक करने से वह असफल नहीं हो सकता था। जब ली चेंकियांग इस बात को लेकर चिंतित थी कि तभी नौकरानी दौड़कर उनके पास आई और बोली, मालिक, खुशखबरी है। इस समय किस तरह की खबर को अच्छी खबर माना जा सकता है? ली चेंकियांग की आवाज उदासी से भरी हुई थी। प्रभु, चेन वांग और चेन वांगफी कुछ मिनट पहले ही राजकुमार के महल में वापस आए हैं। नौकरानी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। स्वामी के निर्देशानुसार चेन वांगफी पर हर समय नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया गया था। चेन वांग और चेन वांगफी के लौटने पर वे तुरंत स्वामी को सूचित करेंगे। ये सुनकर ली चेंकियांग और बाकी दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत ही उनकी आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। इतने लंबे इंतजार के बाद बेली होमजून आखिरकार शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक एक दिन पहले वापस आ गया। जब तक बेली होमजून ली युई के चेहरे का इलाज करने में सक्षम थी, तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये सोचकर ली चेंकियांग और ली परिवार के बाकी सदस्यों के दिल अचानक उत्साह से भर गए। ली चेंकियांग ने तुरंत किसी को घोड़ागाड़ी तैयार करने का आदेश दिया और ली युई को राजकुमार के महल की ओर तेजी से ले गए। इस समय इसमें देरी नहीं की जा सकती थी। बेली होमजून अभी मुश्किल से अपने कमरे में लौटी ही थी कि आराम करने ही वाली थी कि उसने एक नौकर को प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना देते हुए सुना। जब बेली होमजून ने वह रिपोर्ट सुनी, तो उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई और उसके होंठ तिरस्कारपूर्ण मुद्रा में मुड़ गए। ऐसा लगता है कि जिन दिनों वह चली गई थी, उन दिनों ली युई का समय आसान नहीं बीता था। उसी समय दिबेचेन भी कमरे में दाखिल हुआ। ली चेंकियांग आया था और खास तौर पर तुमसे मिलना चाहता था। सब कैसा चल रहा है? क्या तुम उनके साथ खेलने जा रहे हो? दिबेचेन के मुस्कुराते हुए शब्दों पर बेली होमजून ने हंसते हुए उत्तर दिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का हमारे यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। स्वाभाविक रूप से हमें भी जाकर देखना चाहिए। दिबेचेन ने बेली होमजून को देखा। उसकी निगाहों में एक शरारती चमक थी। वह पहले से ही जानता था कि ली चेंकियांग आज यहाँ क्यों आई है। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह बेली होमजून के दुर्भाग्यशाली स्वभाव के कारण हुआ था। ये घटना निचान बाजार के ठीक बाद ही घटी होगी। बेली होमजून और दिबेचेन लॉबी की ओर बढ़े। उनके कदम शांत और धीमे थे। ली चेंकियांग का दिल काफी समय से क्रोध से भरा हुआ था। वह इस राजवंश के प्रधानमंत्री थे, भावी गुझांग, लेकिन दिबेचेन और बेली होमजून ने उन्हें इंतजार कराने का साहस किया। चेन वांगे और चेन वांगफी वाकई बहुत व्यस्त लोग हैं। गुझांग एक तरह से ग्रैंड ड्यूक की तरह है, मूल रूप से सम्राट का ससुर। मनमोहक राजकुमार अपनी पत्नी को बिगाड़ता है, प्रतिभाशाली डॉक्टर बेईमान पत्नी। C116 C118। ली चेंकियांग के शब्दों में व्यंग्य भरा था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यह बात नहीं कही, लेकिन बेली होमजून और दिबेचेन दोनों ही समझदार लोग थे और स्वाभाविक रूप से उनकी आवाज में छिपे गुस्से को समझ गए थे। प्रधानमंत्री ली का हमसे किस प्रकार का काम है? दिबेचेन का चेहरा शांत था, मानो ली चेंकियांग जिसका मजाक उड़ा रहा था वह खुद न हो और वह सीधे मुद्दे पर आ गया। ली चेंकियांग की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक उठी। दिबेचेन का कोई रुतबा नहीं था, इसलिए तर्कसंगत रूप से उसे डर और घबराहट से कांपना चाहिए था।
लेकिन जैसे ही दिबे चेन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, एक प्रभावशाली आभा हवा में फैल गई। यह आभा इतनी तीव्र थी कि दिबे चेन को भी दबाव महसूस होने लगा। ठीक इसी दबाव के कारण ली चेंकिया ने आगे कुछ नहीं कहा। मैं आज चेन वानफेई से एक मदद मांगने आया हूँ। उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी उलझन झलक रही थी। बेली होंगजूंग ने पूछा, मुझसे पूछो। बेली होंगजूंग की सच्ची उलझन को देखकर ली चेंकियान का मन थोड़ा चिंतित हो गया। क्या सच में बेली होंगजूंग का इससे कोई लेना देना नहीं था? जब से उसने बोलना शुरू किया था, वह लगातार बेली होंगजूंग को देख रहा था। अगर यह वाकई बेली होंगजूंग का काम था, तो वह इसे इतनी अच्छी तरह से छिपा नहीं पाती। हाल ही में मेरी बेटी के चेहरे पर बिना किसी कारण के अजीब से धब्बे दिखाई देने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि चेन वानफेई इसका इलाज कर पाएंगे। ली चेंकियान ने धीरे-धीरे कहा। हालांकि ली चेंकियान ने बेली होंगजूंग से मदद मांगी थी, फिर भी उसका चेहरा पहले की तरह ही अभिमानी था। अपनी पहचान के साथ यहां आने पर बेली होंगजूंग मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेली होंगजूंग के होठों पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। जब उसने ली चेंकियान के पीछे खड़ी ली युए को घूरकर देखा, उसकी आवाज उत्तेजक थी। क्या मिस ली मुझसे मदद मांगने आई थी? ली युए राजकुमार के महल में आने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी। पहले तो वह बेली होंगजूंग को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन अब उसे बेली होंगजूंग से मदद मांगने के लिए सिर झुकाना पड़ रहा था। ऐसे में उसकी इज्जत कैसे बच सकती थी? तुमसे पूछूं, जब ली युए ने बेली होंगजूंग का उत्तेजक लहजा सुना, तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम सपना देख रही हो? ओह, बेली होंगजूंग ने ताना मारते हुए कहा, तो कृपया वापस जाइए। मैं अन्य कामों में बहुत व्यस्त हूँ। बेली होंगजूंग का रवैया सुस्त था, उसके शब्द बेहद उदासीन प्रतीत हो रहे थे। वास्तव में उसने शुरू से ही ली युए को दबा देने का इरादा नहीं किया था। वह कभी दयालु स्वभाव की नहीं थी। जो भी उसे नाराज करेगा, उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ली युए चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ली चेंकियान की मौजूदगी में भी बेली होंगजूंग इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत करेगा। बेली होंगजूंग, तुम मेरी पहचान अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम मना करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? ली चेंकियान का चेहरा उदास था। इस बेली होंगजूंग को वाकई में यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। बेली होंगजूंग के होठों के कोनों पर एक बेहद मनमोहक मुस्कान खिल उठी। ली युए, क्या तुम भी पहले यही वाक्य नहीं कह रही थी? उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। बेली होंगजूंग को लगा कि ली युए सचमुच एक दिमागहीन मूर्ख है, जो दिन भर कुछ नहीं करती, बस अपनी पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती है। इसके अलावा उसके पास और कुछ है ही नहीं। बेशर्मी, ली चेंकियान गुस्से से बोला, बेली होंगजूंग, मैं महान और गौरवशाली प्रधानमंत्री हूँ, जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। क्या उन्हें अपने अंजाम का पता है? बेली होंगजूंग की मुस्कान धीरे-धीरे ठंडी पड़ गई। उसकी आवाज में एक निर्मल ठंडक थी। वैसे भी मैं चेन वानफेई हूँ। प्रधानमंत्री होने के नाते आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर आप में क्षमता है, तो सीधे-सीधे कर दीजिए। यहाँ बैठकर फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे सुनने में बहुत आलस आता है। उसकी बातें सुनकर ली चेंकियान अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। अपनी प्रतिष्ठा और पद के बल पर शाही दरबार में कोई भी उसके सामने झुक जाता, या कम से कम उसे कुछ सम्मान तो देता ही। बेली होंगजूंग ने तो उसे चुनौती देने की गुस्ताखी ही कर दी। सीधे-सीधे मौत को दावत दे रहा था। C119। बेली होंगजूंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन चेन वानफेई की तरह सुखमय होगा? चेन वांग तो सिर्फ एक नाजायज संतान है और सम्राट का प्रिय भी नहीं है। ऐसे में तुम्हारा क्या भला होगा? ली चेंकियान चिल्लाया। ली चेंकियान इतना क्रोधित था कि उसने परिणामों की परवाह किए बिना सीधे-सीधे अपने शब्द बोल दिए। लगभग सभी जानते थे कि चेन वान जुआन युतियान का नाजायज बेटा था, लेकिन लगभग किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह दूसरों के सामने यह बात जोर से कहे। जब ली चेंकियान ने ये शब्द कहे, तो बेली होंगजूंग को अचानक अपने चारों ओर एक निम्न दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? अचानक एक ठंडी, दबी हुई आवाज सुनाई दी। दिबे चेन की आंखों में मानो एक भयानक तूफान सा उमड़ रहा था, मानो एक ब्लैक होल में अकल्पनीय शक्ति समाई हो। ली चेंकियान चौंक गया। उन शब्दों को मुंह से निकालने के बाद ही उसे पछतावा हुआ। अगर यह बात सच भी होती, तो भी शाही परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर यह जानकारी सम्राट तक पहुंच गई, तो उनकी किस्मत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। दिबे चेन की ठंडी, तीखी निगाहों को महसूस करते हुए ली चेंकियान को ऐसा लगा जैसे उसे किसी खूंखार जानवर की निगाहों से देखा जा रहा हो। उसका पूरा शरीर जम गया और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसकी आंखें धीरे-धीरे चौड़ी हो गईं। ली चेंकियान ने दिबे चेन को हैरानी से देखा। पहले तो ली चेंकियान को लगता था कि दिबे चेन एक अपाहिज है जिसमें जरा भी ताकत नहीं है, लेकिन ली चेंकियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना डरावना भी हो सकता है। हालांकि उसकी हालत कमजोर थी, लेकिन दिबे चेन के सामने खड़े होने पर उसे लगभग उतना ही डर लग रहा था जितना सम्राट के सामने खड़े होने पर लगता था। ये कैसे संभव हो सकता है? ली चेंकियान अपने विचारों से स्तब्ध रह गया। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व वाकई बेहद आश्चर्यजनक था। शादी के बाद दिबे चेन में इतना बदलाव कैसे आ गया? दिबे चेन को ली चेंकियान को धमकी देते देख ली युयुए गुस्से से भड़क उठी। तुम जैसे अपाहिज मेरे पिता को धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हो? हमें समझते क्या हो? ये कहते हुए ली युयुए ने अहंकारपूर्वक बेली होंगजूंग का सामना किया। बेली होंगजूंग, आप। ली युयुए के वाक्य पूरा करने से पहले ही बेली होंगजूंग ने एक तेज आवाज सुनी, जिसके तुरंत बाद ली युयुए की एक पागलपन भरी चीख सुनाई दी। क्योंकि जैसे ही ली युयुए ने बोलना शुरू किया, हेइंग ने हरकत में आ गया। ये सरल था लेकिन बेरहम था। एक मुक्का सीधे ली युयुए के शरीर पर लगा, जिससे वह लॉबी के बाहर जा गिरी, सामने का दरवाजा तोड़कर आंगन में जा गिरी। हेइंग की आंखों में उत्साह की चमक थी। पिछले 3 वर्षों से जब भी उसके छोटे स्वामी का अपमान और तिरस्कार होता था, उसे हमेशा अपनी हिंसक इच्छा को रोकना पड़ता था। उसके छोटे स्वामी ने उसे कभी भी कुछ करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आज उनके छोटे स्वामी ने वास्तव में उन्हें इसकी अनुमति दे दी। छोटे स्वामी के उसे कार्रवाई करने की अनुमति देने के रवैये से ही हेइंग को पता चल गया था कि अब उन्हें चुपचाप सहन नहीं करना पड़ेगा। इस विचार मात्र से ही उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। ली चेंकियान अभी-अभी हुई घटना से स्तब्ध रह गया। सब कुछ ही सेकंडों में घट गया, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। ली युयुए गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। दिबे चेन, तुम्हारा काम तमाम हो गया। ली चेंकियान का चेहरा बेहद बिगड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य सचमुच वास्तविक था। अब तक हमेशा सताए और अपमानित किए जाने वाले दिबे चेन ने उसकी बेटी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? बूढ़े बदमाश, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम अभी नहीं भटके, तो मुझे तुम्हें भी हवाई जहाज से भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दिबे चेन का चेहरा उदासीन था। उसने इस घटना को ऐसे नजरअंदाज किया मानो ये किसी कुत्ते को लात मारने से अलग न हो। शाबाश, शाबाश। ली चेंकियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में क्रोध के सिवा कुछ नहीं था। दिबे चेन, तुम्हें इसका जरूर पछतावा होगा। भाग जाओ। ली चेंकियान तुरंत लॉबी से बाहर निकल गया और ली युयुए को अपने पीछे खींचते हुए राजकुमार चेन के महल से बाहर चला गया। मन ही मन उसने बदला लेने की कसम खाई। बेली होंगजूंग ने अपनी पतली भौहें उठाई। उसके सामने का दृश्य उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार था। C120। पत्नी, क्या आपके पति ने आपको इतना मोहित कर लिया था कि आपकी सांसें थम सी गई थी? अपना सिर घुमाते हुए दिबे चेन के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई जब उसने बेली होंगझां को चिढ़ाते हुए देखा। दिबे चेन के चेहरे के भावों में आए अचानक बदलाव को देखकर बेली होंगजूंग चौंक उठी और अवाक रह गई। पहले खुद को देखो, क्या तुम भी सांस फूलने वाले नहीं हो? हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन बेली होंगजूंग की आंखों में मुस्कान और भी गहरी हो गई। दिबे चेन के आज के कार्यों से वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। यहाँ तक कि एक मछली भी मुश्किलों का सामना करने पर अजगर बन सकती है। दिबे चेन का जीवन कभी भी छोटे से फैंगो देश में सिमट कर बिताने के लिए नहीं बना था। अब जब उसके पैर ठीक हो गए थे, तो उसके दिल में पनपने वाली महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएंगी। वे अपने कमरों तक पहुंचने तक आपस में खुशी-खुशी बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने ली युयुए का जिक्र तक नहीं किया। असल में उन्होंने ली युयुए को कभी अपनी नजरों में भी नहीं लिया। गहरी चांदनी में हवा पानी की तरह ठंडी थी। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में साफ तौर पर आ रही थी, जो खिड़की के किनारे बैठे दिबे चेन पर चमक रही थी। उनके असाधारण रूप से सुंदर चेहरे पर चिंतनशील भाव दिखाई दे रहे थे।
छोटे स्वामी हे मुंह एकदम सीधे खड़े होकर दिबे चेन के पीछे सलाम किया। दिबे चेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और केवल रात के आकाश में तारों के समूह को निहारता रहा। उसकी आंखें धुंधली थी। क्या सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं? हे मुंह ने सिर हिलाते हुए कहा। छोटे स्वामी को जवाब देते हुए, सब कुछ पहले से ही तैयार है। कल हम फैंगबो देश छोड़ देंगे। तुम छुपकर होमजून की रक्षा करना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसकी रक्षा करनी ही होगी। दिबे चेन ने आदेश दिया। हे मुंह समझ गया। उनकी लंबी और सीधी कद काठी को देखकर हे मुंह की आंखों का भाव धीरे-धीरे बदल गया। छोटे स्वामी सचमुच बेली के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। पहले तो उनके नन्हे स्वामी को हर वो चीज नापसंद थी जो उनके रास्ते में बाधा बने। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से कोई भी नन्हे स्वामी के दिल में जगह नहीं बना पाया था। लेकिन लेडी बेली के आने के बाद से सब कुछ बदल गया। छोटे स्वामी ने तो उसे यही उसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया। यही बात छोटे स्वामी के दिल में बेली के महत्व को दर्शाने के लिए काफी थी। दिबे चेन ने हाथ हिलाया और हे मुंह तुरंत चला गया। छोटे स्वामी को कल जाना था, इसलिए शायद उन्हें बेली से कई बातें करनी थी। बेली होमजूंग अपने कमरे में साधना कर रही थी, तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर हलचल सुनाई दी। दिबे चेन ने तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। क्या आप अंदर आने से पहले कम से कम दरवाजा खटखटा सकते थे? बेली होमजूंग पूरी तरह से अवाक रह गई। अगर दिबे चेन गलती से उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता तो वह उसका सामना कैसे करती? दिबे चेन ने बेली होमजूंग की ओर स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो, तुम मुझे अभी भी बाहरी कैसे देख सकती हो? किसी को बाहरी व्यक्ति न मानना कोई बहुत अच्छा विचार नहीं लगता। बेली होमजांग ने बिना कुछ कहे अपनी भौहें ऊपर उठाई और फिर बैठकर अपने लिए एक कप चाय डाली। इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो, क्या कुछ गड़बड़ है? दिबे चेन के चेहरे से शरारती भाव गायब हो गया और बेली होमजूंग के चेहरे को टकटकी लगाकर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे कल जाना होगा। बेली होमजूंग की आंखों में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि उसने पहले ही दिबे चेन के जाने का अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। ओह, बेली होमजूंग ने उदासीनता से सहमति जताई। उसका चेहरा हमेशा की तरह ऐसा था मानो उसे बिल्कुल भी परवाह न हो। बेली होमजूंग ने अपनी भावनाओं को भले ही बहुत अच्छे से छिपाया हो, फिर भी दिबे चेन उसके दिल की उथल-पुथल को भांप गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी गर्माहट आ गई। दिबे चेन बेली होमजूंग के बगल में बैठ गया। उसकी गहरी सागर जैसी पुतलियों ने बेली होमजूंग की स्याही जैसी काली आंखों को टकटकी लगाकर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मुझे बाद में बाहर जाना है। तुम्हें अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना, कहीं चोट न लग जाए। बेली होमजूंग दिबे चेन के कहे कुछ शब्दों पर हंसना चाहती थी, लेकिन जब उसने दिबे चेन की आंखों में गहरी चिंता देखी, तो उसकी आवाज गले में अटक गई और वह कुछ भी नहीं कह पाई। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। सी 121। दिबे चेन की आवाज थोड़ी धीमी हो गई जब उसने बेली होमजूंग के चेहरे को इस तरह देखा मानो वह उसकी छवि को अपने मन में हमेशा के लिए अंकित करना चाहता हो। उसके शब्द एक वादे की तरह थे। वह निश्चित रूप से जल्द वापस आएगा। एक बार समस्या हल हो जाने पर वह तुरंत बेली होमजूंग की तलाश करेगा। वातावरण में एक अस्पष्ट भावना व्याप्त थी। बेली होमजूंग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। दिबे चेन सचमुच दूर था। मुझे समझ आ गया, बेली होमजूंग ने कहा। भले ही आपके पैर ठीक हो गए हों, लेकिन आपके शरीर में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। दिबे चेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ क्षण पहले, एक पल के लिए ही सही, उसने बेली होमजूंग के गालों को लाल होते देखा। जाहिर है, वह बहुत शर्मीली थी और उसने जानबूझकर विषय बदल दिया। ठीक है, दिबे चेन के चेहरे पर एक मुस्कान जैसी झलक थी, लेकिन वह मुस्कान नहीं थी। शर्मिंदा बेली होमजूंग बेहद प्यारी लग रही थी। बेली होमजूंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि दिबे चेन की इंद्रियां कितनी तेज थी और उसने उसके बदलते स्वरूप को काफी पहले ही भांप लिया होगा। वह उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। ये तुम्हारे लिए है। दिबे चेन ने अंततः चुप्पी तोड़ते हुए बेली होमजूंग को एक दिव्य थैली सौंप दी। इसके अंदर तुम्हारी साधना के लिए कुछ संसाधन है। तुम्हारी वर्तमान अवस्था में ये बहुत उपयोगी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बेली होमजूंग ने मना कर दिया। फिलहाल उसे पैसों की कमी नहीं थी। वह खुद ही साधना के लिए कुछ संसाधन जुटा सकती थी। लेकिन बेली होमजूंग के मुंह से ये शब्द निकलते ही दिबे चेन ने इनकार कर दिया। इसे ले लो। मुझे पता है कि तुम इसे खुद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम खेती के लिए कुछ संसाधन खरीदना भी चाहो, तो फैंगबो देश में शायद तुम उन्हें नहीं खरीद पाओगे। बेली होमजूंग ने इसे दूर धकेलकर अस्वीकार करने की कोशिश की। हालांकि सुनने के बाद उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि दिबे चेन की बातें सच थीं। हालांकि फैंगबो काउंटी में कई चीजें खरीदी जा सकती थीं, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। उदाहरण के तौर पर बेली यान साधना की गोली खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे खरीदने का कोई तरीका नहीं मिल पाया। कभी-कभी भले ही आपके पास पैसे हों, फिर भी आप अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाते। कल शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता है। आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दिबे चेन की आंखें गहरी खाई की तरह थी, जिनमें थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। वह बेली होमजूंग के साथ शिकार प्रतियोगिता में शामिल होना चाह रहा था, लेकिन अब वह वहां नहीं रुक सकता था। इसके लिए वह पहले ही पूरे 3 साल इंतजार कर चुका है, इसलिए वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। बेली होमजूंग ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, इस यात्रा के बारे में आपको और क्या चिंता करने की जरूरत है? बस अपना ख्याल रखना। वह समझ गई थी कि दिबे चेन को कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। मन ही मन उसने उसकी सफलता की कामना की। जहां तक उसकी बात है, उसे डरने की क्या जरूरत थी? पत्नी, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? दिबे चेन ने मुस्कुराते हुए आंखों से चिढ़ाते हुए कहा। ये सही है। बेली होमजूंग ने मना नहीं किया। इस तरह जाते हुए वह वास्तव में दिबे चेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। बेली होमजूंग को सीधे तौर पर यह स्वीकार करते देख दिबे चेन बस अवाक रह गया। कुछ देर बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, जो शालीन होने के साथ-साथ मोहक भी थी। मैं मालकिन के आदेशों का अवश्य पालन करूंगा। सुरक्षित लौट आना। ... अगले दिन सूरज तेज चमक रहा था, मानो नीले आकाश को नहला रहा हो। जब बेली होमजूंग घर से निकली, तब तक दिबे चेन पहले ही चेन हवेली छोड़ चुकी थी। अपने बगल वाले खाली कमरे को घूरते हुए उसका दिल एक पल के लिए निराशा से भर गया। इससे पहले कि उसके चेहरे पर एक उज्जवल और मनमोहक मुस्कान छा गई। आज उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का दिन है। इस बेकार कचरे को तो अब तक हटा देना चाहिए था। रथ की अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी थी। बेली होमजूंग शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता के स्थल के लिए रवाना हो गए। हेमू बेली होमजूंग के ठीक पीछे चल रहा था। युवा स्वामी के आदेशानुसार उसे केवल लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, अन्यथा उसे स्वयं को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। सी 122 लोशिया पर्वत फैंगबो देश के पूर्वी भाग में शाही महल के पास स्थित था। यह क्षेत्र विशाल और दूरस्थ नहीं था, इसलिए शाही शिकार प्रतियोगिता हमेशा यही आयोजित की जाती थी। जब बेली होमजूंग लोशिया पर्वत पर पहुंचे, तो वहां दर्जनों तंबू लगे हुए थे, कुछ तो दूर-दूर तक फैले हुए थे। फैंगबो देश का झंडा हवा के साथ स्वतंत्र रूप से लहरा रहा था। शाही अंगरक्षक शिविरों में कड़ी निगरानी रख रहे थे, जबकि नौकरानियां तंबुओं में अपने कामों में व्यस्त थीं। जब चेन वानफेई की गाड़ी धीरे-धीरे अंदर आई, तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। कल चेन महल में ली चेंकियान के अपमान की खबर लगभग सभी तक पहुंच गई थी। हालांकि ली चेंकियान ने इसे यथासंभव छिपाने की कोशिश की, फिर भी कुछ लोगों को इसका पता चल ही गया। जब से ली युयु विभागीय युवराज राजकुमारी बनी है, तब से कई लोग प्रधानमंत्री के आवास पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। इसलिए जब आमतौर पर सुर्खियों में रहने वाली ली युयु अचानक घर के अंदर रहने लगी, तो लगभग सभी को लगा कि यह कुछ संदिग्ध है। लेकिन उस चालाक धूर्त ली चेंकियान ने सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया कि पानी की एक बूंद भी बाहर न रह सके और सब कुछ गुप्त रखा। बेली युयान को अभी ली युयु की बहुत परवाह थी। आखिरकार ली युयु ही वह थी जिसने उसे उसके दिल का प्यार और उसका पद छीन लिया था। पहले ली युयु हमेशा गर्व से उसके आगे चलती थी। अचानक इस तरह चुपचाप बैठे रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेली युयान ने चुपचाप पूछताछ की। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, प्रधानमंत्री भवन चेन महल की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा था, खासकर जब दिबे चेन और बेली होमजूंग महल लौटे थे। जब बेली युयान ने ये सुना, तो वो तुरंत कारण जानने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने देखा कि ली चेंकियान जल्दी से ली युयु को चेन महल से बाहर खींच रहा था। फर्श पर खून की धब्बे स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि ली युयु घायल थी।
हालांकि उसे यह नहीं पता था कि ली चेन कियान और ली युए चेन महल क्यों गए थे, लेकिन अगर ली युए गंभीर रूप से घायल हो गई थी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यहाँ नहीं थी। चाहे वह ली युए हो या बेली होंगझुन, बेली युआन को उन सभी से सख्त नफरत थी, इसलिए पता चलने के तुरंत बाद उसने ये खबर फैला दी। भावी युवराजन को चेन महल में पीटा गया था और चेन वानफे पूर्व युवराजन थी। ये तथ्य इतना चौंकाने वाला था कि इसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने पहले सुना था कि ली युए ने शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन आज तक वह नहीं आई है। शायद चेन महल में उसे कोई गंभीर चोट लग गई होगी। चाहे वह चेन वांग हो या चेन वानफे, शादी के बाद दोनों में काफी बदलाव आ गया है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें आसानी से धमकाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री पहले ही आ चुके हैं। बेली होंगझुन ने जरूर बढ़िया प्रदर्शन किया होगा, लोगों में वाकई उत्साह जगाया होगा। वाह डॉट 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 डॉट। लोग उत्साह से भरी आंखों से बातें कर रहे थे। ऐसा अच्छा शो देखना वाकई मुश्किल था। बेली युआन और भी ज्यादा उत्साहित थी। ये सारा नाटक उसी ने रचा था। पहले बेली होंगझुन उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी, इस बार वो बेली होंगझुन को सबक सिखाएगी। एक चेतावनी की आवाज के साथ बेली होंगझुन धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके सामने एक विशाल शिकारगाह दिखाई दिया जो एक चमकदार सुनहरी बाड़ से घिरा हुआ था। हर जगह सुंदर और भव्य थी। शाही शिकार प्रतियोगिता 3 दिनों में होने वाली थी। सभी लोग पीछे के तंबुओं में आराम कर रहे थे। शिकार शुरू होने वाला था और सभी लोग मैदान में एकत्रित हो चुके थे। सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से बेली होंगझांग को घूर रहे थे। C123। बेली होंगझुन ने एक लंबी सफेद चोंगसम पहनी हुई थी। ठंडी हवा के साथ वह लहरा रही थी, मानो वह अपने शांत स्वभाव के साथ बादलों पर चल रही हो, धुंधली और मनमोहक। उसके शरीर पर सुनहरी धूप की तेज किरणें ऐसे पड़ रही थी मानो उस पर सुनहरी धूल की एक परत हो, जिससे वह और भी अधिक महान और भव्य दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का हर पहलू बिल्कुल परिपूर्ण था। उसकी हर हरकत एक अतुलनीय शालीनता को प्रकट करती थी, जो लोगों को एक सुंदर आनंद प्रदान करती थी। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद चेन वानफे और भी खूबसूरत लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह बात सबसे पहले किसने कही थी, लेकिन हर कोई सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उन सभी को बेली होंगझुन की सुंदरता और भी अधिक आकर्षक लगी। शाही शहर की नंबर 1 सुंदरी का खिताब केवल वही हासिल कर सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि युवराज को इतना अफसोस हुआ। इतनी खूबसूरत शख्सियत को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जिसे अफसोस न हो ही नहीं सकता। ये शब्द निसंदेह उन सभी पुरुषों के मन में थे। अगर उन्हें ऐसी खूबसूरत महिला मिल जाए तो वे अपने जीवन के 10 साल तक कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि बेली होंगझुन और डिबे चेन की शादी हो चुकी थी और वे कुछ समय से गर्भवती भी थी, फिर भी बेली होंगझुन शाही शहर में सबसे अधिक मांग वाली महिला बनी हुई थी। गर्भवती। पहले तो उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि बेली होंगझुन एक निकम्मी लड़की है जो साधना नहीं कर सकती। फिर उसके बाद अंधा हो जाना तो एक पूरी तरह से दुखद घटना है। बेली होंगझुन के आगमन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वह सबके सामने प्रकट हुई तो वह एक धधकते सूरज की तरह थी, जिसकी तेज रोशनी ने बाकी सभी युवतियों को पूरी तरह से ढक दिया। अब उन्हें पता चल गया था कि यह पूर्व में अक्षम व्यक्ति वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। भीड़ की बातचीत सुनकर बेली युआन की आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। ध्यान खींचने वाली कुतिया। बेली हाउक्सवान ने भी बेली होंगझुन को घृणा भरी निगाहों से देखा। बेली होंगझुन की बांह टूट जाने के कारण उसका घाव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इस वर्ष की शाही शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। असल में वह शाही शिकार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके सेनापति के परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। वह सम्मान जो उसे मिलना चाहिए था, बेली होंगझुन ने उसे छीन लिया। बहन, तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। बेली हाउक्सवान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में द्वेषपूर्ण चमक थी। उसकी आवाज ठंडी और उदास थी। बेली युआन ने सिर हिलाया। उसके होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। हाउक्सवान, चिंता मत करो। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा बदला जरूर लेगी, चाहे यह आपके लिए हो या मेरे लिए। इस बार उन्हें बेली होंगझांग का गला पूरी तरह से घोंटना होगा। इस संबंध में उन्हें पर्याप्त तैयारी करनी होगी। बेली होंगझुन के आते ही उसकी मौत निश्चित है। सबकी तीखी निगाहों के बीच बेली होंगझुन का चेहरा शांत था जब वह कतार में दाखिल हुई। चाहे वह हो या दिबी चेन, दोनों के ही कुलपतियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसे उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी लोग शो देखने के लिए रुके थे वे सभी उसके दुश्मन थे। बेली होंगझुन, तुम हर हाल में चेन वांगे से अपनी रक्षा करवाने क्यों नहीं आई? बेली युआन ने पूछा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अपने लंगड़े पैरों की वजह से आने की हिम्मत न कर पा रहा हो। ये शब्द सुनकर सबने एक एक करके बेली युआन और बेली होंगझुन की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, एक दूसरे को देखते ही बेली युआन झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई। उनके मन में भी संदेह था। तर्क के अनुसार दिबे चेन और बेली होंगझुन को साथ आना चाहिए था, लेकिन बेली होंगझुन ही क्यों आई? बेली होंगझुन ने बेली युआन की ओर उदासीनता से देखा। उसकी आवाज नर्म और उपहासपूर्ण थी। बदसूरत इंसान, मैंने तुम्हें पहले ही बाहर न आने के लिए कहा था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मनमोहक राजकुमार अपनी पत्नी को बिगाड़ता है। प्रतिभाशाली डॉक्टर बेईमान पत्नी। C116 C124। उन सरल शब्दों ने सीधे उसके दुखते हुए हिस्से पर वार किया। अब भी उसके चेहरे पर पड़े निशानों में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। समय बीतने के साथ साथ उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई, लेकिन बेली होंगझुन के शब्द सरासर असभ्य थे। बेली होंगझुन, मेरी बदसूरती से तुम्हारा क्या लेना देना है? बेली युआन अपने चेहरे पर गुस्से को छिपा नहीं सकी। इस औरत को देखकर किसी को खून की उल्टियां सकती थी, तो दिबे चेन के आने या न आने से तुम्हें क्या लेना देना? बेली होंगझुन ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारे रूप रंग को देखकर तो मेरे घर का वांगे तुम्हें देखेगा भी नहीं। खुद को धोखे में मत रखो। बेली होंगझुन की बातें सुनकर बेली युआन को देखने का सबका नजरिया थोड़ा बदल गया। क्या बेली युआन की नजर दिबे चेन पर है? पहले बेली होंगझांग जुआनेवान हुआन से शादी करने वाली थी, लेकिन बेली युआन ने जुआनेवान हुआन को चुरा लिया था। बेली होंगझुन की शादी अब दिबे चेन से हो चुकी थी। क्या बेली युआन उसे भी छीनने की कोशिश करेगी? सभी को तिरस्कार भरी निगाहों से उसे घूरते देख बेली युआन का चेहरा अचानक बदल गया। मेरे मन में दिबे चेन के बारे में कोई गलत धारणा नहीं थी। अनुवादकर्ता का नोट। मूल पाठ में वास्तव में बेली होंगझुन लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक टाइपो है। फिर आप अभी भी क्यों पूछ रहे हैं? मुझे विश्वास है। बेली होंगझुन का चेहरा भावहीन था। शुरू से अंत तक उसका चेहरा हमेशा शांत और स्थिर रहा, लेकिन इसके विपरीत बेली युआन लगातार गुस्से में उछल-कूद कर रही थी, जो वाकई संदिग्ध था। सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बेली युआन अभी बेली होंगझुन का सामना नहीं कर पा रही थी। भले ही झगड़ा बेली युआन ने शुरू किया था, लेकिन अब सबसे ज्यादा उसका मजाक उड़ाने वाली बेली होंगझुन ही थी। बेली युआन द अगली डकलिंग की तरह गुस्से में इधर-उधर पैर पटकती हुई प्रतीत हो रही थी, जबकि बेली होंगझुन एक सच्ची कुलीन महिला लग रही थी। भीड़ की निगाहें बदलते देख बेली युआन का चेहरा बिगड़ गया। वह हमेशा से बेली होंगझुन से सबके सामने बदला लेना चाहती थी, लेकिन हर बार उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। बहन, उसकी बकवास में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस घटिया इंसान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही बहुत समय मिलेगा। बेली युआन की असहज स्थिति को देखकर बेली हाउक्सवान ने भी तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेली युआन ने ठंडे स्वर में सिर हिलाते हुए हल्की सी आह भरी। उसका मुंह बेली होंगझुन के मुंह से मेल नहीं खाता था, लेकिन उसे शिकार की दावत शुरू होने के लिए केवल एक पल की जरूरत थी, जिसके बाद वह बेली होंगझुन को झुकने और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगी। बेली होंगझुन के होठों पर मुस्कान बरकरार रही, जबकि बेली हाउक्सवान ने घृणा से उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे हाथों हार गई, तुम्हारी क्या योग्यता है? उसकी बातें सुनकर बेली हाउक्सवान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। बेली होंगझुन ने सचमुच उसे चुभने वाली चोट पहुंचाई थी। बचपन से ही उसने बेली होंगझुन को कभी अपनी नजरों में नहीं रखा था। उसके हाथों में वह निकम्मा केवल एक बंद गली में ही पहुंच सकता था, लेकिन इस बार वह सचमुच बेली होंगझुन के हाथों पराजित हुआ। कचरे से हारना, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह कचरे से भी बदतर था? बेली होंगझुन, पिछली बार तो तुमने सिर्फ चालें चली थी, इस बार तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। बेली हाउक्सवान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसे वाकई इस बात का पछतावा था कि वह बेली होंगझुन को उसी समय मार नहीं पाया।
सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बेली होंगजूंग और जनरल के परिवार के बीच संबंध सचमुच इस कदर बिगड़ चुके थे कि इतने सारे लोगों के सामने भी उनकी बेइज्जती हो गई थी। जब भीड़ बातें कर रही थी, तभी सम्राट, महारानी और उनके युवराज धीरे-धीरे चंद्रमा के चारों ओर तारों की तरह चलते हुए आए और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग तब तक देखते रहे जब तक महारानी और सम्राट मुस्कुराते हुए बैठ नहीं गए। आज शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता का दिन है। मुझे आशा है कि युवा पीढ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। शेंगुसुआन महाद्वीप में खेती बाड़ी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उनके सामने मौजूद युवा पीढ़ी ही भविष्य में राजवंश की आधारशिला और शक्ति का स्तंभ बनेगी। इसलिए वे उन सभी का बहुत सम्मान करते थे। युवा पीढ़ी के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। यह शाही परिवार की शिकार प्रतियोगिता थी। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सम्राट का ध्यान आकर्षित करने में सफल होते हैं, तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। C125 आज की शिकार प्रतियोगिता में जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसे एक पालतू जानवर मिलेगा। अगले ही पल जुवानयुआन युतियन के शब्द शांत तालाब में पत्थर गिराने के समान थे, जिससे कई लहरें उठ उठी। सभी लोग अपनी आंखें चौड़ी करके उत्साह से भरे हुए जुवानयुआन युतियन को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। एक पालतू जानवर, यही तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। आह, शेंगुसुआन महाद्वीप में कुछ राक्षसी जीव थे जिन्हें बचपन से ही पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था। यदि आप ऐसे किसी जीव के साथ अनुबंध कर लें, तो वह जीवन भर आपका सबसे वफादार साथी बन जाएगा। मनुष्य का हृदय अप्रत्याशित होता है। पालतू जानवर ही वास्तव में सबसे भरोसेमंद होते हैं। पालतू जानवरों की ताकत अलग-अलग स्तर की होती थी, लेकिन वे सभी बेहद दुर्लभ और कीमती थे। आम लोगों के पास वे नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों के बेटे-बेटियां भी उन्हें खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। इसलिए जब शुवानयुआन युतियान ने इनाम के तौर पर पालतू जानवर देने की घोषणा की, तो सभी लोग उत्साहित हो गए। बेली होंगजूंग की आंखों में भी थोड़ा बदलाव आया। शाही शिकार प्रतियोगिता में शीर्ष 3 को हमेशा पुरस्कार मिलता था, लेकिन ये पहली बार था जब पुरस्कार इतना भव्य था। उसे इस पालतू जानवर में बहुत दिलचस्पी थी। उसे पहला स्थान हासिल करना ही था। भीड़ की जोशीली, उग्र निगाहों को भांपते हुए जुवानयुआन युतियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यही वो प्रभाव था जो वो चाहता था। इस साल का शाही शिकार भोज कुछ अलग था। उन्हें युवा पीढ़ी की प्रतिभा को जगाने की जरूरत थी। ये भी जान ले कि शाही शिकार प्रतियोगिता को अन्य लोग भी देख रहे हैं। प्रथम स्थान पाने वाले को पशु आत्मा के अलावा द्वितीय स्थान पाने वाले को अस्थि शोधन की गोली मिलेगी और तृतीय स्थान पाने वाले को कमल बादल कवच प्राप्त होगा। जैसे जैसे जुवानयुआन युतियान के शब्द बढ़ते गए, उनकी आंखों में उत्साह बढ़ता गया। इस बार तो इनाम वाकई बहुत अच्छे हैं। शाही परिवार की पूंजी वाकई बहुत अधिक है। मैंने पहली बार इतने भव्य पुरस्कार देखे हैं। इस साल की शाही शिकार प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए वाकई सौभाग्य की बात है। हर कोई ईर्ष्या से भर उठा। कौन जाने कि इस बार शीर्ष 3 में कौन जगह बना पाएगा। इनाम तो वाकई बहुत लुभावने थे। बेली युआन के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। प्रथम स्थान प्राप्त करना उसके लिए मानो स्वर्ग से मिला एक सुनहरा अवसर था। पहले वह हमेशा ली से प्रतिस्पर्धा करती थी, लेकिन अब वह घायल है और शाही शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ है। हालांकि अन्य साधकों की शक्ति भी कम नहीं थी, फिर भी उनके बीच काफी अंतर था। हालांकि बेली होंगजूंग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम लग रही थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी प्रतिद्वंदी नहीं थी। इस तरह जुवानयुआन हुआन प्रथम स्थान जीत जाएगी और कम से कम उसे दूसरा स्थान तो मिल ही जाएगा। हालांकि वह वास्तव में उस जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहती थी, लेकिन अगर जुवानयुआन हुआन पहले स्थान पर आता, तो वह इसे स्वीकार कर सकती थी। जुवानयुआन हुआन शिकारगाह पर पहुंचा और उसकी निगाहें सीधे बेली होंगजूंग पर पड़ी। जितने समय तक उसने उसे नहीं देखा, बेली होंगजूंग और भी खूबसूरत और मनमोहक हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच दिबेचेन से प्यार करती हो? क्योंकि वह दिबेचेन से प्यार करती थी, इसलिए शादी के बाद वह और भी खूबसूरत और आकर्षक हो गई। ये सोचकर शुवानयुआन हुआन के मन में बेकाबू ईर्ष्या उमड़ पड़ी। यही वह औरत थी जिसे वह पसंद करता था। उस दिबेचेन नाम के निकम्मे ने उसे उससे छीनने की हिम्मत कैसे की? गुरुजी, वो शुवानयुआन हुआन आपको लगातार घूर रही है। लिटिल ब्लैक ने अनजाने में कहा। उस तरह की निर्भीक निगाहों को नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन उसे पहले से ही जुवानयुआन हुआन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेली होंगजूंग थोड़ा हंसते हुए बोली, बस उसे करने दो। लिटिल ब्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर का आकर्षण वास्तव में असीमित है। C126 जुवानयुआन युतियान ने युवकों की भीड़ पर एक नजर डाली और अंत में ली चेन की आन पर रुक गया। उसकी निगाहों में संदेह का एक अंश झलक रहा था। प्रधानमंत्री ली, मैं ली युयुए को क्यों नहीं देखता? ली युयुए भावी युवराज वान फेई थी। यदि वह शाही शिकार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाती, तो उनका सम्मान और भी बढ़ जाता। जब शुवानयुआन हुआन ने बोलना शुरू किया, तो सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे कोई अच्छा नाटक देखने की तैयारी कर रहे हों। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ली चेनकियान बेली होंगजूंग और दिबेचेन को सबक सिखाने के मौके का इंतजार कर रहा था। अगर सम्राट ने गलती से भी इसका जिक्र कर दिया, तो वह मौका पाकर उन पर हमला कर सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, ली चेनकियान का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें बेली होंगजूंग को घूर रही थी, मानो वह उसे वहीं की वहीं उबालकर उसका सूप बना देना चाहता हो। आपको इस बारे में चेन वानफेई से पूछना चाहिए, ली चेनकियान ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर जुवानयुआन युतियन ने चकित होकर बेली होंगजूंग की ओर देखा। उन्होंने पहले सुना था कि निचान बाजार में बेली होंगजूंग और ली युयुए के बीच विवाद हुआ था। क्या इसका संबंध उसी से हो सकता है? प्रधानमंत्री ली, स्पष्ट रूप से बोलिए, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। बेली होंगजूंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि ली चेनकियान निश्चित रूप से उस पर हमला करने का मौका ढूंढेगा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बेली होंगजूंग का रवैया देखकर ली चेनकियान की आंखों में नफरत छलकने लगी। सम्राट, इस समय चेन वान और चेन वानफेई इतने अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं मानो उन्हें किसी और की परवाह ही न हो। कल चेन वान के हाथों युयुए वास्तव में घायल हो गई थी। युयुए सचमुच शाही शिकार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने की स्थिति में नहीं थी। ली चेनकियान की आवाज में भावुकता बढ़ती जा रही थी। सम्राट, आपको युयुए को न्याय दिलाना ही होगा। ली चेनकियान की बातें सुनकर शुवानयुआन युतियान और जियांग जिनेंग के चेहरे बदल गए। ली चेनकियान की बातों से उन्हें पता चल गया था कि यह सच ही होगा, लेकिन अब तक दिबेचेन ने इसे धैर्यपूर्वक सहन किया था। अब अचानक उसका रवैया क्यों बदल गया? लेकिन वे दिबेचेन की असली पहचान जानते थे। हालांकि पिछले 3 सालों से दिबेचेन हमेशा शांत और चुपचाप सब कुछ सहता रहा था। उन्हें लगा कि दिबेचेन का अब कोई भविष्य नहीं बचा है, इसलिए वे उसके प्रति और भी लापरवाह होते चले गए। अब दिबेचेन का रवैया अचानक अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया। क्या ये बेली होंगजूंग की रक्षा करने की वजह से था, या फिर क्या यह इसलिए था कि आखिरकार उसके पास वापस जाने के लिए संसाधन आ गए थे? जो हो सकता था, उसे सोचकर शुवानयुआन युतियान और जियांग जिनेंग के दिल कांप उठे। अगर यह सचमुच ऐसा है, तो दिबेचेन को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चेन वानफेई, क्या आपको कुछ कहना है? जुवानयुआन युतियान ने शांत और संयमित रहते हुए पूछा। फैंगबो देश में ली चेनकियान की स्थिति सामान्य नहीं थी। बेली होंगजूंग की आंखों में तिरस्कार की चमक थी और उसने पूछा, प्रधानमंत्री चेन ने महत्वपूर्ण बातों से परहेज किया और केवल तुच्छ बातों पर ही चर्चा की। आप ये क्यों नहीं बताते कि आप राजकुमार के महल में आए ही क्यों थे? उसकी बातें सुनकर सब लोग ली चेनकियान को हैरानी से देखने लगे। अब भी सबको लग रहा था कि ली चेनकियान और ली युयुए का चेन महल जाना बहुत अजीब बात थी। ये वाकई बहुत विचित्र था। ली चेनकियान के चेहरे पर हल्का सा भाव परिवर्तन आया। उसका दिमाग लगातार बहाने सोच रहा था कि युयुए शाही शिकार प्रतियोगिता में क्यों नहीं आ सकती। हालांकि कल ली युयुए के घायल होने पर वह शर्मिंदा और नाराज था, लेकिन इसे उसे सब कुछ छिपाने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को पहले से ही इस बारे में कैसे पता चल गया, लेकिन अभी इसे छिपाने के बजाय सीधे-सीधे कह देना ही बेहतर था। चाहे दिबेचेन हो या बेली होंगजूंग, कोई भी उनकी प्रतिष्ठा और रुतबे की बराबरी नहीं कर सकता था। सम्राट का दिबेचेन के प्रति जो रवैया उन्होंने देखा, उससे उन्हें पूरा यकीन था कि सम्राट उनका साथ देंगे। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
धन्यवाद।